वो फांसी जिसे इतिहास में भारत की पहली न्यायिक हत्या के रूप में याद किया जाता है। एक ऐसा केस जहां न्याय के नाम पर एक भयानक साजिश रची गई और एक ऐसे व्यक्ति को फांसी दी गई जो वॉरेन हेस्टिंग्स जैसे भ्रष्ट अंग्रेज गवर्नर की पोल खोलने चला था। एक राजा जो अंग्रेजों के झूठ को बेनकाब करने निकला था, पर खुद ही मौत के फंदे पर चढ़ा दिया गया। यह कोई युद्ध का मैदान नहीं था, असल में ब्रिटिश अदालत का एक खेल था और शिकार बना था एक भारतीय जो सच बोलने की हिम्मत रखता था, राजा नंद कुमार। आइए जानते हैं उस फर्जी मुकदमे की पूरी कहानी और उस राजा की जिसे चुप करवाना ब्रिटिश सरकार की सबसे बड़ी जरूरत बन गई थी। कौन थे ये महाराजा नंद कुमार और क्या था भारत के पहले गवर्नर जनरल का घोटाला जिसकी वजह से नंद कुमार को चालों में फंसाकर फांसी दे दी गई। ये सारी कहानी जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। जब हम बात करते हैं भारत के इतिहास में पहली फांसी के बारे में, तो ये सवाल अक्सर हमें उलझा देता है, क्योंकि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किस पहली फांसी की बात कर रहे हैं। क्या ये ब्रिटिश राज में किसी भारतीय को दी गई पहली कानूनन फांसी थी, या फिर आज़ादी की लड़ाई के दौरान किसी क्रांतिकारी को दी गई पहली शहादत थी, या फिर आज़ाद भारत में दी गई पहली फांसी थी। एग्जाम्पल के लिए, जब हम आज़ादी के दीवानों की बात करते हैं तो खुदीराम बोस का नाम सबसे पहले आता है। वो सिर्फ 18 साल के थे जब 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। वहीं 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के नायक मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 के दिन बैरकपुर छावनी में फांसी दी गई। और अगर हम आज़ाद भारत की बात करें तो महात्मा गांधी की हत्या के दोषी नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को 15 नवंबर 1949 को फांसी दी गई थी। लेकिन जब बात ब्रिटिश शासन के तहत अदालत द्वारा सुनवाई के बाद फांसी पाने वाले पहले भारतीय की आती है, तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, महाराजा नंद कुमार। उन्हें 5 अगस्त 1775 को फांसी दी गई थी। इतिहासकार इस घटना को भारत की पहली न्यायिक हत्या कहते हैं, क्योंकि इसमें जुडिशियल सिस्टम या कानूनी व्यवस्था का मिसयूज करके एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया था। इसीलिए ये कहानी वॉरेन हेस्टिंग्स और महाराजा नंद कुमार के बीच की दुश्मनी, भ्रष्टाचार और न्याय के नाम पर हुई अन्याय की कहानी है। बात है 18वीं सदी के बीच की। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रही थी। साल 1757 का प्लासी का युद्ध अंग्रेजों के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। ये जीत मीर जाफर की गद्दारी के कारण संभव हुई, जो सिराजुद्दौला का सेनापति था। मीर जाफर ने क्लाइव के साथ मिलकर नवाब को हटाने की गहरी साजिश रची। इसी गद्दारी के बदले अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब बनाया। अब मीर जाफर उतना काम का आदमी था नहीं, तो अंग्रेजों के जब वो काम नहीं आया तो उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया गया। लेकिन मीर कासिम ने अंग्रेजों को चैलेंज करने की कोशिश की, जिसके चलते बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध हारने के बाद 1765 में मीर कासिम और मीर जाफर दोनों की मृत्यु हो गई। जाफर के मरने के बाद उसकी पत्नी मुन्नी बेगम ने सत्ता पर कंट्रोल करने की कोशिश की। मुन्नी बेगम ने रॉबर्ट क्लाइव से सपोर्ट पाने के लिए उन्हें 5 लाख रुपए की रकम दी। आज की डेट में सोच कर देखिए, यह रकम अरबों में होती। खैर, मुन्नी बेगम चाहती थी कि उनके बेटों को गद्दी मिल जाए। असल में ये वो दौर था जब इस तरह की रिश्वत आम थी। कंपनी में बड़े पैमाने पर करप्शन होता था, लेकिन इतनी बड़ी रिश्वत पहली बार मिल रही थी। इसी माहौल में वॉरेन हेस्टिंग्स की भी एंट्री ईस्ट इंडिया कंपनी में होती है। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क के रूप में अपना करियर शुरू किया और साल 1750 में वो पहली बार पहुंचे कोलकाता। अपनी काबिलियत के दम पर उन्हें जल्द ही तरक्की मिली और 1772 में वो बंगाल के गवर्नर बने। फिर साल 1774 में उन्हें बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। हेस्टिंग्स का कार्यकाल दरअसल ब्रिटिश शासन के सेंट्रलाइजेशन का प्रतीक था। यहाँ सत्ता धीरे धीरे एक ही शख्स के हाथों में सिमट रही थी। इस सेंट्रलाइजेशन के साथ कंपनियों के अधिकारियों और उनके लिए जो निजी व्यापार और उपहार स्वीकार करने की चीज़ें थी, उस पर रोक लगा दी गई। लेकिन इसके बावजूद करप्शन का ये गोल्डन पीरियड शुरू हो गया था। कंपनी में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार था और इसकी आंच वॉरेन हेस्टिंग्स तक जाती थी। लेकिन एक आदमी था जिसने वॉरेन हेस्टिंग्स पर नज़र रखी हुई थी। इनका नाम था महाराजा नंद कुमार। महाराजा नंद कुमार एक हिंदू ब्राह्मण जमींदार थे। उनकी अच्छी खासी रसूख थी। साल 1764 में तत्कालीन मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने उन्हें महाराजा की उपाधि से सम्मानित किया था। नंद कुमार ने बंगाल के नवाब के लिए रेवेन्यू कलेक्टर जैसे इंपॉर्टेंट काम किए थे और कई दूसरे पदों पर भी रहे थे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ही जुड़े हुए थे। यही वजह है कि उन्हें ब्रिटिश प्रशासन और उसकी कार्य प्रणाली की बहुत गहरी समझ थी।
नंद कुमार की सामाजिक तौर पर भी पहुंच और रसूख अच्छी खासी थी। उन्हें एक उदार और इंटेलेक्चुअल शख्स के तौर पर देखा जाता था। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने 1 लाख लोगों को भोजन कराया, जो उनकी उदारता और सामाजिक प्रतिष्ठा को दर्शाता है। यही नंद कुमार अंग्रेजों की बढ़ती चालों और उनकी लूट खसोट की नीतियों को बारीकी से देख रहे थे। उन्हें अंग्रेजों की सारी चालें समझ में आती थी। जब मीर जाफर को नवाब बनाया गया था तो नंद कुमार उनके दीवान भी थे, जिससे उन्हें ब्रिटिश कंपनी के इंटरनल मैटर्स में और करप्शन के बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज मिला। नंद कुमार ने ब्रिटिश ऑफिसर्स द्वारा की जा रही घूसखोरी और जबरन वसूली को अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का फैसला किया, जिससे वो कई अंग्रेज अधिकारियों और ख़ास तौर पर वॉरेन हेस्टिंग्स की आंखों में खटकने लगे। इसी बीच बड़ी बात होती है साल 1775 में, जब नंद कुमार ने वॉरेन हेस्टिंग्स पर ही घूस लेने का आरोप लगा दिया। अब 2 साल पहले ही हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बने थे, इसीलिए इस आरोप ने खलबली मचा दी। क्या था आरोप? तो नंद कुमार ने दावा किया कि हेस्टिंग्स ने मीर जाफर की विधवा बेगम मुन्नी बेगम से 3.5 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। यह रिश्वत बेगम को बंगाल के युवा नवाब मुबारक उद दौला को संरक्षक बनाने के बदले में ऑफर की गई थी। कलकत्ता काउंसिल के सामने उन्होंने ये आरोप दिए। इस मुकदमे में बाकी 4 सदस्यों में से 3 हेस्टिंग्स के खिलाफ हो गए और सिर्फ एक बारवेल नाम का एक सदस्य हेस्टिंग्स के समर्थन में आ गया। कंपनी के कुछ सीनियर ऑफिसर्स की सलाह पर नंद कुमार ने यह आरोप कलकत्ता काउंसिल के सामने पेश किए। काउंसिल ने हेस्टिंग्स को दोषी पाया, लेकिन उन्हें कोई दंड नहीं दिया गया। हालांकि 3,54,105 रुपए का जुर्माना जरूर लगाया गया। हेस्टिंग्स के लिए बहुत बड़ा अपमान था, जो कि एक काले और असभ्य व्यक्ति से उन्हें मिला था। अंग्रेज इसी तरह से सोचते थे भारतीयों के बारे में, उस टाइम उनकी सोच थी। हेस्टिंग्स ने इस आरोप को एक व्यक्तिगत अपमान के रूप में लिया और नंद कुमार को मानवता का सबसे नीच व्यक्ति कहा। उन्होंने इस अपमान का बदला लेने की सोची और इसी बदले से शुरू होती है वो साजिश जो ले जाती है भारत की पहली न्यायिक हत्या के मामले तक। दरअसल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो जुडिशियल सिस्टम बनाया गया, उसका इस्तेमाल करके हेस्टिंग्स ने नंद कुमार को फंसाने की साजिश रची। इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर बनाया गया, यानी कि एक अदालत जिसका मकसद था इंडियंस के लिए निष्पक्ष तरीके से न्याय की स्थापना करना। इस कोर्ट के पहले चीफ ऑफ जस्टिस थे सर एलिजा एमपी। हेस्टिंग्स को बदला लेने के लिए मौका मिल गया था, क्योंकि एलिजा एमपी जज होने के साथ साथ हेस्टिंग्स के बचपन के दोस्त भी थे। अब एमपी कितने अच्छे जज थे, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि लॉर्ड मैकॉले जैसे इतिहासकारों ने भी एमपी को रिश्वतखोर और बददिमाग जज बताया था। जाहिर है कि एमपी का इस्तेमाल करके हेस्टिंग्स बदला ले सकते थे। फिर यही किया गया। 19 अप्रैल 1775 को कमलुद्दीन ने नंद कुमार और फौके पर आरोप लगाया कि उन्होंने उसे और हेस्टिंग्स और बैरवेल के खिलाफ याचिका पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट भी भेजा गया। इसके बाद नंद कुमार के खिलाफ एक और आरोप दायर किया गया। मोहन प्रसाद नाम के एक वकील, उन्होंने आरोप लगाया कि नंद कुमार ने एक फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार किया था। ये डॉक्यूमेंट बाल्की दास, जिनकी उस समय मृत्यु हो गई थी, उनके हाथों साइन किया गया था और इसे नंद कुमार का कर्ज मानने के लिए पेश किया गया था। 6 मई 1775 को नंद कुमार को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोप था कि नंद कुमार ने इस बॉन्ड के लिए जाली डॉक्यूमेंट दिए थे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहले भी आया था और यह मामला रिजेक्ट भी हो चुका था। उस समय तक ऐसा कोई सबूत नहीं था। फिर इसी मामले में एक और बहस चल रही थी उस समय कि क्या जो धोखाधड़ी के मामले हैं उनमें फांसी की सजा दी जा सकती है। उस समय की हिंदू और मुस्लिम कानूनों के तहत जालसाजी के लिए फांसी या मृत्युदंड का कोई प्रावधान नहीं था। कई इतिहासकार और कानून के जानकार मानते हैं कि जिस अपराध के लिए नंद कुमार को सजा मिली, असल में भारतीय कानून के हिसाब से वो फांसी लायक अपराध भी नहीं था। लेकिन हेस्टिंग्स के सर पर बदला उतारू था, इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। महाराजा नंद कुमार पर यह मुकदमा कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में 8 दिनों तक चला। हेस्टिंग्स के अंदर नंद कुमार को सबक सिखाने की तड़प इतनी ज्यादा मची हुई थी कि इस मुकदमे को दिन रात लगातार चलाया गया, कोई ब्रेक नहीं दिया गया। इस दौरान वॉरेन हेस्टिंग्स और काउंसिल के बीच कई बार झगड़े भी हुए। जल्दी ही नंद कुमार हेस्टिंग्स के बिछाए जाल में फंस गए। नंद कुमार ने खूब कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। राजा नंद कुमार के वकील ने मुकदमे की शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट के सामने मामले से जुड़ी एक याचिका भी दी, लेकिन उसे तुरंत खारिज कर दिया गया। उनके वकील ने ब्रिटिश सम्राट की परिषद यानी किंग इन काउंसिल में अपील दायर की, लेकिन कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया और इसे इंग्लैंड में पहुंचने ही नहीं दिया।
इस तरह ये तो तय था दोस्तों कि नंद कुमार को फंसाने के लिए हेस्टिंग्स पूरी तरह से तैयार थे। 8 दिनों तक चले इस केस का जिस सुनाया गया 16 जून 1775 के दिन। इस दिन जस्टिस इम्पी ने मामले की समरी रखी, जिसमें जजेस और ज्यूरी ने नंद कुमार को दोषी पाया। इन्होंने अंग्रेजों के 1729 के अधिनियम के तहत उन्हें मौत की सजा सुनाई। इसके तहत जालसाजी एक ऐसा अपराध था जिसकी सजा मौत भी हो सकती थी। लेकिन यह फैसला नंद कुमार पर लागू करना असल में कानून का भद्दा मजाक था, क्योंकि भारतीय कानून में जालसाजी की सजा में फांसी की सजा का जिक्र नहीं था और नंद कुमार को सजा अंग्रेजी कानून के तहत सुनाई गई थी जो लंदन में चलता था। इस बात का आरोप सीधे सीधे हेस्टिंग्स पर आया कि उन्होंने कानून को तोड़ मरोड़ कर अपना बदला लेने के लिए ये सारा काम किया है। 5 अगस्त 1775 की सुबह महाराजा नंद कुमार को कोलकाता के फोर्ट विलियम के पास कुली मार्केट में सुबह 8 बजे फांसी पर लटका दिया गया। जिस कुएं पर नंद कुमार को फांसी दी गई थी वो आज भी कोलकाता में मौजूद है, जो इस घटना की याद दिलाता है। महाराजा नंद कुमार के केस को भारतीय इतिहास में भारत की पहली न्यायिक हत्या या ब्लैक केस के रूप में जाना जाता है। यह मामला ब्रिटिश भारतीय प्रशासन के न्याय की मनमानी और उनकी दोषपूर्ण प्रकृति को दिखाता है। इतिहासकारों का मानना है कि यह सत्ता और पद के घमंड का रिजल्ट था, जिसकी वजह से एक निर्दोष व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया। लॉर्ड मैकॉले, जो कि ब्रिटिश इतिहास के एक अच्छे खासे रसूखदार व्यक्ति थे, उन्होंने इम्पी को रिश्वतखोर और बददिमाग जज बताया था। एडमंड बर्क जैसे दूसरे ब्रिटिश राजनेताओं ने भी वॉरेन हेस्टिंग्स को आड़े हाथों लिया था इस केस में। हालांकि जेएफ स्टीफन जैसे लोग जो वॉरेन हेस्टिंग्स के समर्थक थे, उनका कहना था कि नंद कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला एक संयोग था। वो मानते थे कि वॉरेन हेस्टिंग्स का इस सजा में कोई हाथ नहीं था, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ये मानना मुश्किल है कि नंद कुमार को गलत तरीके से सजा नहीं दी गई। चीफ जस्टिस एमपी, जो हेस्टिंग्स के करीबी दोस्त थे, उन्होंने इस फैसले में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि हेस्टिंग्स पर सवाल जरूर उठाए गए इस पूरे के पूरे मामले पर, क्योंकि चीफ जस्टिस ही उनके दोस्त थे, इसलिए इस फैसले पर सवाल उठा कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इस मामले की सुनवाई का अधिकार था। क्या 1729 का अंग्रेजी अधिनियम, जिसके हिसाब से जालसाजी एक मृत्यु दंड योग्य अपराध था, वो भारत पर उस समय लागू था। अभी कुछ सवाल थे जिनकी वजह से माना गया कि जालसाजी का मुकदमा चलाकर नंद कुमार को फांसी की सजा दिलाई गई थी। और दोस्तों, हेस्टिंग्स के ऊपर ये अकेले आरोप नहीं लगे थे। बनारस के राजा चैत सिंह को भी उन्होंने ऐसे ही बनारस के राजा के पद से बर्खास्त किया था। 1775 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला की मृत्यु हुई और उनकी मृत्यु के बाद आसफुद्दौला ने सत्ता संभाली, तो अंग्रेजों ने आसफुद्दौला से बनारस को हासिल कर लिया और यहाँ के राजा चैत सिंह अब अंग्रेजों के अधीन हो गए थे। 1775 का एक एग्रीमेंट था जिसके हिसाब से कभी भी कंपनी का टैक्स बढ़ना नहीं था। ये टैक्स करीब 22 लाख रुपए था, लेकिन हेस्टिंग्स ने मनमानी करके 1778 में एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए मांगे। फिर यही काम 1779 और 1780 में भी किया गया। ऐसे ही दबाव डालकर उन्होंने राजा चैत सिंह को इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया कि बनारस के राजा के पास पैसे ही नहीं बचे थे देने के लिए, और फिर उनको सत्ता से बेदखल कर दिया गया। यही नहीं, हेस्टिंग्स का पैसे को लेकर लालच इतना था कि इस लालच के चलते उन्होंने अवध की बेगमों से भी पैसे निकलवाए। कुल मिलाकर बात यह है कि हेस्टिंग्स बहुत चालाक और पैसों को लेकर काफ़ी भूखे शख्स थे, जिन्हें एक भारतीय के द्वारा हुआ अपमान सहन नहीं हुआ। मैकॉले ने वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में लिखा था कि उनके लिए न्याय के नियम, मानवता की भावनाएं और संधियों की शपथ ये कुछ भी मायने नहीं रखते थे जब तक कि राज्य के हितों का सवाल था। उनका केवल एक ही सिद्धांत था, ताकत ही सही है। इस तरह उनका शासन भारतीयों के लिए बहुत मुश्किल था और उन्होंने बंगाल, बनारस और अवध में दुख और विनाश फैलाया, जो कि अकाल का कारण बना। फिलिप फ्रांसिस ने कहा कि एक समय था जब भारत समृद्ध था, लेकिन हेस्टिंग्स के काल में उसे भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा और विनाश का सामना करना पड़ा। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी कि कैसे हेस्टिंग्स के खिलाफ एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसे हेस्टिंग्स ने कानूनी पचड़े में फंसाकर फांसी की सजा दिला दी। अब आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।